नाज़रीन सलाम अलैकुम। एक बार फिर आपका मेज़बान अतहर काज़मी प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी को लेकर फिर आपके सामने हाज़िर हुआ। आज हम बात करेंगे ज़हनी अमराज के बारे में, और इन सब बातों का बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्बास मेहंदी साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में, और वो इस अमराज के माहिरीन में से हैं। हम गुफ्तगू करेंगे डिप्रेशन के बारे में, और मैं डॉक्टर साहब का खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम। और पहला सवाल जो डॉक्टर साहब है कि डिप्रेशन जब लफ्ज़ आता है तो हम इस डिप्रेशन को किस तरीके से लें? ये लफ्ज़ ही बड़ा ख़तरनाक होता है लोगों के जहन में। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आम तौर से डिप्रेशन को एक गलत तरीके से लिया जाता है। जैसे किसी इंसान को अगर किसी तरह की भी ज़हनी दिक्कत होती है तो आदमी सबसे पहले उसका नाम दे देता है डिप्रेशन हो गया है। बट ऐसा नहीं है। डिप्रेशन अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो डिप्रेशन अगर कोई आदमी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से सुस्त हो जाए या उदास हो जाए तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ काफ़ी नहीं है। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए उसके लिए कम से कम 9 चीज़ें होती हैं, जिसमें 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जिसमें सबसे कॉमन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इंसान का उदास हो जाना, दुखी हो जाना। और उसके साथ साथ अगर और चीज़ें जो हैं जिसमें इंसान का किसी चीज़ में मन ना लग रहा हो, जो उसको पहले चीज़ें अच्छी लग रही थी आज उसका उन चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो, उसकी जो खान पान है उसमें फ़र्क आ जाता है, भूख उसकी कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ ये है कि आदमी की जो नींद है उस पर फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो इंसान की नींद है वो कम हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं डिप्रेशन के जिसमें इंसान की जो नींद है वो ज़्यादा भी हो जाती है। उसके अलावा इंसान जो है लोगों से मिलना, उसका जो समाज में लोगों से इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है, वो अकेला सा महसूस करता है, उसको लगता है कि अब वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। और ये जब और बढ़ता है, अपनी आखिरी हद तक जाता है, तो इंसान के अंदर एकदम गलत ख्याल आने लगते हैं। वो ज़िंदगी से इतना मायूस हो जाता है कि वो सोचता है कि अब इससे बेहतर ये है कि हम ज़िंदा ना रहें। और यही वो स्टेज होती है जहाँ इंसान जो है खुदकशी का शिकार होता है और इसकी आगे बढ़ता है, और इंसान के मन में ख़्याल आता है, फिर वो इसको करने के लिए अपने तरीके ढूंढता है। और लास्ट स्टेज में जब सीवियर डिप्रेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि सीवियर डिप्रेशन, उसमें इंसान अपने आप खुदकशी भी कर लेता है। इसमें एक चीज़ होती है एडोलेसेंट जो डिप्रेशन होता है, उसको हम कैसे लेंगे ये नाज़रीन को बताएं। आपने बड़ी तफसील से बताया, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डिप्रेशन ये हर एज में बहुत कॉमन है, लेकिन जो एडोलिसेंट एज है, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा नाजरीन को कि एडोलिसेंट क्या होते हैं। साइंस ने जो हमारी ज़िंदगी की जो हमारे ज़िंदगी के लम्हे हैं उसको थोड़ा डिवाइड किया अलग अलग। बचपना जैसे हम कहते हैं बचपना, जवानी, बुढ़ापा, उसी तरह से इसमें जो चाइल्डहुड होता है, उसके बाद प्री एडोलिसेंट, एडोलिसेंट। तो जो एडोलिसेंट एज होती है वो 10 से 19 साल की एज मानी गई है। और इस एज में बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके अंदर एक अपना सेल्फ इस्टीम, जो एक कॉन्फिडेंस होता है, अपना एक एग्जिस्टेंस कि मैं कुछ हूँ, और वो जब माहौल को देखता है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। और इसी में जो आजकल ये देखा गया है कि एडोलिसेंट एज में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रहा है। इवन कुछ कुछ जगहों पे ये पाया गया है कि इवन 10% केसेस जो हैं वो एडोलिसेंट एज में 10% डिप्रेशन है। अब और ऐसे एडोलिसेंट एज में फिर क्या होता है कि अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें सिम्टम्स भी थोड़ा अलग से होते हैं। जो एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है, इसके सिम्टम्स थोड़ा अलग होते हैं। मैं बताना चाहूँगा नाजरीन को कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ठीक चल रहा है और फिर एकदम से उसका जो पढ़ाई का जो ग्राफ है वो गिर जाता है।
हम समझ नहीं पाते, घर वाले माँ बाप पेरेंट्स जो है उस पर प्रेशर पढ़ाई का डालते हैं। अब अगर वो किसी बीमारी की वजह से उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, हम अलग से और प्रेशर डालते हैं तो ये चीज़ें और बढ़ती हैं। और फिर धीरे धीरे बच्चों में वो एक स्टेज आती है कि आदमी उसमें खुदकशी या कोई गलत कदम उठा लेता है। आपने बड़ी तफसील से बताया, लेकिन इसके कॉज क्या होते हैं? कैसे पहचाना जाए कि किसी बच्चे को या किसी पर्सन को ये डिप्रेशन की शिकायत हो रही है? देखिए, जहाँ तक इसके कॉज़ या इसके जो इसकी वजहें हैं, वजूहात की हम अगर बात करें, तो जो भी ज़हनी इमराज़ हैं, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिमागी परेशानियाँ हैं, उसमें कोई एक वजह नहीं होती। ऐसे आमतौर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें किसी, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया। लेकिन ये जो जहनी बीमारियां होती हैं, इसके मल्टीपल बहुत सारे कॉज होते हैं। और सिर्फ यही बीमारियां नहीं, बहुत सारी और बीमारियां हैं। जैसे हम बात करें अगर डायबिटीज़ की, बहुत कॉमन है। हम हार्ट डिजीज़ की बात करें, हम हाइपरटेंशन की बात करें, इन सारी बीमारियों की कोई एक वजह नहीं होती। वैसे ही डिप्रेशन की बहुत सारी, उसमें एक तो सबसे ये होता है कि एक जेनेटिक कॉज होता है कि अगर फैमिली में, मान लीजिए पेरेंट्स में किसी एक को या घर में किसी को भी अगर है, तो अगर वो उसका खून का रिश्ता है, तो ऐसे बच्चों में इसके होने की थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद रहती है। दूसरी चीज़ होती है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर, कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम उसको कुछ चीज़ों में गिनाने की बात करें, तो जैसे सबसे कॉमन हो जाता है एडोलेसेंट एज में एकेडमिक स्ट्रेस, पढ़ाई लिखाई का दबाव। मान लीजिए बच्चा कुछ करना चाह रहा है, माँ बाप उससे कुछ और करवाना चाह रहे हैं, अब उसकी सोच है या उसका जो मन है, उसके खिलाफ अगर हम कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी थोपते हैं, तो बच्चा उतने मन से करता नहीं है और फिर वो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काज इसके लिए हो सकता है, फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल। अगर फैमिली में एक गरीबी जो है, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं इसका एक कारण बनती है। और बहुत सारी वजह हैं इस एडोलेसेंट डिप्रेशन की। जैसे कोई रोमांटिक प्रॉब्लम हो, एडोलेसेंट एज में बहुत कॉमन है कि किसी का कोई अफेयर हो या उसमें ब्रेकअप हो गया, या दोस्तों से आदमी दोस्ती टूट गई, तो इस तरह का। या उसके अलावा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, जिसको हम ट्रॉमेटिक इवेंट कहते हैं, कि कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई हमारा बहुत प्यारा गुजर जाए, तो उसकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अलावा एक जो और ज़रूरी उसकी वजह हो सकती हैं, जिसमें जैसे सेपरेटिंग या डाइवोर्सिंग पेरेंट्स हैं, बच्चा अकेलापन महसूस करेगा, उसको वो घर का माहौल जो उसका वो प्यार नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब सवाल बच्चों को लेकर है, ख़ास तौर से जैसे आपने कहा एजुकेशन सिस्टम में अक्सर करके वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि वो जो अपने बच्चों से जोड़ लेते हैं, और उस ख्वाब का नतीजा ये होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान मुब्तला करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस तरह की स्टेज होती है, उसमें माँ बाप को कैसा रोल अदा करना चाहिए, ख़ास तौर से इस बीमारी को लेके? बिल्कुल, मैं ये नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस में या एक नॉर्मल केस में भी माँ बाप को बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ वो कितना दोस्ताना रिश्ता बना के रखते हैं। आप जितना फ्रेंडली रहेंगे, बच्चा आपसे अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को बहुत आसानी से कह लेगा। और अगर बच्चे अपने दिल की बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि हम उनके मन की बात तो नहीं जान पाएंगे, हम अपनी बात उन पे अपना जो हमारा जो एक एम है या हमारे जो ख्वाब हैं, हम उसको पूरा करने के लिए बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम बच्चों से बहुत ही फ्रेंडली रहें और ख़ासकर उनके दिल की बात को जानने की कोशिश करें। कोई भी बात अगर हम उनके ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी थोपते हैं या हम डालना चाहते हैं, उससे पहले हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसको जानने की कोशिश करें कि आखिर हमारा ये बच्चा चाह क्या रहा है, इसके मन में क्या ख़्याल है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि जब ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कैसे हम ये जज करें कि इस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है? इस तरह से कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हम सबको समझना भी चाहिए कि जैसे फ़र्ज़ करिए कि हमारा बच्चा ठीक है, उसकी ज़िंदगी एक स्मूथ नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। धीरे धीरे हमने ये देखा कि आमतौर से जो वो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें सबसे पहला जो सबसे कॉमन चीज़ जो
पकड़ में आती है वो है कि उनका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो सबसे पहले डाउन होने लगता है। हम सबसे पहले उसका असेसमेंट अब नंबरों से कर सकते हैं कि बच्चा मान लीजिए पिछले साल उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके परसेंटेज अच्छे आए थे, लेकिन इस साल कम आए, तो हमको ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही है। दूसरा, उसके अलावा जो बच्चे का चीज़ों में मन है वो बहुत कम लगेगा। घर में वो बच्चा ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादातर वो अकेले रहना पसंद करेगा। ख़ासकर बच्चों में जब डिप्रेशन का शुरुआत होती है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आने लगता है, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी लक्षण, कोई भी हमको कुछ ऐसा इस तरह की चीज़ें कुछ नज़र आएँ तो हमको ज़रूर उसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर इसमें क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई, तो क्या इसमें किसी साइकेट्रिस्ट का रोल भी होता है या साइकोलॉजिस्ट का? हम जिसको बात करते हैं कि एक काउंसलिंग की जी, तो मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी है या एक उसको काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखिए, मैं आज नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको लगे, कुछ लगता है कि बच्चा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से थोड़ा-सा हट के है, कुछ हट रहा है, तो सबसे पहले हमको किसी साइकियाट्रिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। उससे हमको, चूँकि साइकोलॉजिस्ट का रोल तो बाद में आता है, ये चीज़ तो एक साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा कि वहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट का रोल है कि नहीं है। अगर उसमें दवाइयों की ज़रूरत है तो साइकियाट्रिस्ट आपको जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो देगा। अगर उसमें कोई काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, जिसको हम आम तौर से काउंसलिंग कहते हैं, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो ये साइकियाट्रिस्ट ही डिसाइड करेगा कि काउंसलिंग, कौन सी काउंसलिंग होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग की भी बहुत सी वैरायटी होती हैं। किस बच्चे में, किस बीमारी में कौन सी काउंसलिंग ज़रूरी है, किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, आगे उसको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये डिसीज़न एक साइकियाट्रिस्ट ही ले सकता है। अगला सवाल डॉक्टर साहब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है कि अक्सर करके देखा है माशरे में तमाम लोग जो ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, लेकिन अगर उनको कोई इस बात की सलाह दे कि आप जाके फ़लाँ साइकियाट्रिस्ट को दिखा दीजिए, तो उसके जो माशरे में रहने वाले लोग हैं फ़ौरन उस पर बिल्ला लगा देते हैं, ये तो पागल हो गया है। तो कैसे ये माशरे में ये सोच बदली जाए कि नहीं, डिप्रेशन है या इससे मिलते जुलते अमराज जो हैं ज़हनी, उसको हम जाकर फ़ौरन ही साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं? ये हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, ये हाँ, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे मन में एक जो एक धारणा या कह लीजिए जो एक ख़्याल ही ऐसा बन चुका है कि कुछ भी साइकियाट्रिस्ट का नाम सुन के लोग जैसे लगता है कि डर से जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। आज साइकियाट्री एक बहुत ही वाइड और बहुत ही वास्ट ब्रांच है, जो एक छोटी सी जहन की, दिमाग की नसों की एक छोटी सी बीमारी से लेके जब इंसान पूरी तरह जहनी तौर पे, अगर उसका जहनी तवाज़ुन गड़बड़ हो गया है, ऐसे लोगों का इलाज होता है। और मैं आपको नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के केसेस होते हैं वो बहुत कम केसेस हैं। जैसे जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल बिगड़े हुए केस, जिसको कह लीजिए कि ऐसा इंसान जिसको ना तो अपना ख़्याल हो, ना अपने माशरे, समाज, सोसाइटी का ख़्याल हो जहाँ वो रह रहा है, यानी उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, ये केसेस बहुत कम आते हैं। और इसका जो प्रिवेलेंस हम बोलते हैं, यानी ये कितनी तादाद में ये केसेस हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इस तरह के केसेस हैं, जैसे हम डिप्रेशन की बात कर लें या किसी को एंजाइटी हो रही है, घबराहट की दिक्कत होती है, पता चला वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास बार बार जा रहा है और कार्डियोलॉजिस्ट ढेरों सारी जाँचें करा लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। वो क्या होता है, एंजाइटी होती है। आपको उसमें जांच में कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारी दिक्कत हैं, जैसे आदमी को कभी डर सा महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जो भीड़ से डर जाते हैं, बंद कमरे से डर जाते हैं, ऊंचाई से डर लगता है, जिसको हम फोबिया कहते हैं। किसी को नींद नहीं आती है, सिंपल अगर किसी को नींद नहीं आती है तो ये भी, इसका भी इलाज साइकियाट्रिस्ट ही करता है और साइकियाट्री में ही इसका इलाज मुमकिन है। तो ये जो हमारे एक समाज में एक गलत ख्याल और एक गलत बात जो है, वो लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ जो है, जो बिगड़े हुए, जिसको हम आम भाषा में पागल कह लेते हैं, सिर्फ उसका इलाज नहीं करते, बल्कि जो ये बीमारियां, इसका सबसे सही इलाज जो है वो साइकियाट्रिस्ट ही करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि जैसे तमाम तरह की चीज़ें आई हैं कि WHO ने इसमें तमाम रिपोर्ट निकाली हैं
कि दुनिया में तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, उसमें से अगर 10 लोग निकाले जाएं और 10 में से 8 लोग इसके शिकार हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके आदमी डिप्रेशन में है, तो उसको कौन सा ऐसा मैसेज देंगे कि वो घर में रहते हुए बग़ैर मेडिकेशन के वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट वो खुद कर ले? नहीं, क्या इस तरह की कोई चीज़ है? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इंसान इस स्टेज में आने के बाद अपना इलाज खुद कर ले। ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये कह सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शुरुआती में अगर शुरुआती स्टेज होती है, जब क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो वो एकदम से नहीं आ जाती है ना, धीरे धीरे शुरुआत होती है। और अगर उस शुरुआती दौर में इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है पहले से अगर उसका अच्छा है, तो उसको वो झेलने में अपने आप को मतलब मुस्तहकम समझता है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा सेल्फ मतलब मोटिवेशन से अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं कह सकता हूँ कि इवन 99% केसेस में ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही चाहिए, ताकि इस चीज़ का जो इलाज है या इस चीज़ का जो मतलब इसको जल्दी से जल्दी सही किया जा सके। ये कि इन सारी चीज़ों, इन सारी परेशानियों से बचा कैसे जाए, ये हमारे नाजरीन के लिए बेहद अहम सवाल है, वो ज़रूर आप। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर कभी भी हमको ये लगे कि हमारे घर में कोई भी किसी भी फ़र्द को, हमारा कोई बच्चा है या किसी को इस तरह की कोई दिक्कत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी से थोड़ा हटा हुआ महसूस हो रहा है, आपको लगता है, ज़रा सा एहसास होता है, हो सकता है कि जिसको ये दिक्कत हो उसको ना महसूस हो शुरुआत में, लेकिन घर वाले जो रेगुलर उनके साथ रह रहे हैं, जो करीबी लोग हैं, वो इस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमको फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि ये क्या चीज़ है और उसका सही से वो इलाज कर सके। जो भी इलाज संभव है, मुमकिन है, दवाओं से इलाज अगर मुमकिन है या साइकोथेरेपी से इलाज मुमकिन होगा तो उसमें किया जा सकता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर ये बीमारियां शुरुआत में अर्ली स्टेज में यानी जल्दी पकड़ में आती हैं, तो कभी कभी बिना दवा के भी इलाज मुमकिन है। जैसे हम कैटेगराइज करते हैं डिप्रेशन को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और जो ये गाइडलाइन है मॉड्सले या नाइस गाइडलाइन ये कहती है कि अगर माइल्ड डिप्रेशन है या मॉडरेट डिप्रेशन है, कुछ कुछ केसेस में, मॉडरेट के सारे केसेस में नहीं, सिर्फ साइकोथेरेपी से इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन मॉडरेट और उसके ऊपर वाले को हमको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। आखिर में डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए एक स्पेशल आपकी तरफ से मैसेज ये हो कि ये तमाम चीज़ें जितनी भी गुफ्तगू हुई है, एक इसका लबोलवाब जो है वो उन तक पहुंचा दिया जाए। आखिर में मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि हमको अपने बच्चों के साथ, खासकर जैसे हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है वो एडोलेसेंट डिप्रेशन पे है, तो हमको अपने बच्चों के साथ बहुत ही एक फ्रेंडली और दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए, उनके मन की बात को समझना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी जो फैसला है वो कभी थोपना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उनसे डिस्कस करके उनके मन की बात को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से उनके मन में एक दबाव और एक स्ट्रेस पैदा करती हैं, और जिसकी वजह से बच्चा किसी न किसी जहनी इमराज में मुब्तला हो सकता है। और अगर हमको कुछ भी इस तरह का कहीं से भी कोई लक्षण या सिम्टम्स नज़र आए, तो हमको फ़ौरन किसी न किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अर्ली उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि अगर आप जल्दी एफर्ट कर लेंगे तो बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा नाजरीन को कि ये जो बीमारी है इसमें बार बार होने का ख़तरा होता है, और एक बार अगर ये हो जाती है तो ये 7 से 9 महीने के बीच में अपने आप भी ये रिज़ॉल्व हो सकती है। इसलिए इसमें दवाई थोड़ा सा लंबे वक्त तक चलती है, ताकि ये बीमारी दोबारा ना होने पाए। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हम गुफ्तगू कर रहे थे ज़हनी अमराज के बारे में। हमारे साथ थे मौजूद डॉक्टर अब्बास मेहंदी साहब। अब्बास मेहंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें आके यहाँ पे। नाजरीन, हम इसी दुआ के साथ कि आप अपने अमराज को दूर रखिए, और हम उन तमाम अमराज के बारे में
अपने आने वाले स्पेशलिस्ट के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।